हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अभिप्रेरणा टॉपिक रनिंग में चल रहा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं दूसरा लेक्चर लेके आई हूँ। अभिप्रेरणा के सिद्धांत, थियरीज ऑफ मोटिवेशन। इस सिद्धांत के अनुसार क्रियाशीलता निरंतर बनी रहती है। इसका एक सिरा सबसे कम क्रियाशीलता तथा दूसरा सिरा सबसे अधिक क्रियाशीलता को प्रदर्शित करता है। एक सोया हुआ व्यक्ति क्रियाशीलता के सबसे कम सिरे को तथा संवेग की स्थिति में व्यक्ति क्रियाशीलता की सबसे अधिक उत्तेजना को प्रदर्शित करता है। सोते हुए व्यक्ति का मस्तिष्क निष्क्रिय होता है, इसलिए मांसपेशियां भी निष्क्रिय होती हैं। यही कारण कि सोता हुआ व्यक्ति साधारण क्रिया के प्रति भी उत्तेजित नहीं होता है। यदि सोते हुए आदमी के पास चोर की घंटी बजा दी जाए तो कॉर्टेक्स यानी मस्तिष्क का ऊपरी भाग उत्तेजित हो जाएगा तथा उत्तेजना के कारण व्यक्ति की नींद भी टूट जाएगी तथा उसकी मांसपेशियां भी सक्रिय हो जाएगी। सभी संस्थाएं कॉर्टेक्स पर निर्भर करती हैं। उत्तेजना इतनी सबल होनी चाहिए कि वह कॉर्टेक्स को उत्तेजित कर सके, उसके क्रियाशीलता को बढ़ा सके। उदाहरणार्थ, मान लीजिए सोता हुआ व्यक्ति जाग गया है। कुछ समय पश्चात वह अलमारी से पुस्तक पढ़ने के लिए ढूंढता है। अब यदि उसे पुस्तक नहीं मिलती है तो उसे निराशा होती है और निराशा के फलस्वरूप उसकी पुस्तक ढूंढने की क्रिया और बढ़ जाती है। शोले सबरी के अनुसार लक्ष्य, उद्देश्य अथवा उद्दीपक प्राणी के व्यवहार में सक्रियता पैदा करता है, अर्थात व्यवहार की सक्रियता ही परिणाम का द्योतक है। नंबर 2 है माल्मो का सक्रियता सिद्धांत, एक्टिवेशन थ्योरी ऑफ माल्मो। आर माल्मो का यह सिद्धांत सामान्य उत्तेजना स्तर पर निर्भर करता है। उनका मत है कि सामान्य चालक एक स्थिति होती है जो मस्तिष्क की सामान्य उत्तेजना पर निर्भर करती है। मस्तिष्क का सामान्य उत्तेजना स्तर उद्दीपक की प्रतिक्रिया अथवा अभाव की स्थिति से उत्पन्न होता है। माल्मो ने उत्तेजना की मात्रा एवं क्रियाशीलता के बीच संबंध का अध्ययन किया तथा यह जानने का प्रयास किया कि सामान्यकृत मस्तिष्क का सामान्य स्तर कितना होता है। उसने पाया कि जैसे जैसे क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, वैसे वैसे व्यक्ति की क्रियाएं भी अधिक प्रभावित होती जाती हैं। लेकिन जब क्रियाशीलता अभिष्ट स्तर से बढ़ जाती है तो क्रियाशीलता में कमी आने लगती है। अत्यंत क्रोधित होने वाला व्यवहार इसका उदाहरण है। इसके ऊपर क्रियाशीलता के स्तर ज्यादाई होते हैं। व्यक्ति प्रयत्न कर क्रियाशीलता को अभिष्ट स्तर पर संतुलित रखने का प्रयास करता है। व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा भयावह स्थिति से पलायन इसलिए करता है ताकि उसकी क्रियाशीलता का अभिष्ट स्तर बना रहे। इस प्रकार प्राणी उत्तोलन स्तर में कमी होने पर उसे बढ़ाने तथा उसमें अधिक वृद्धि हो जाने पर उसे कम करने का प्रयास करता है। उत्तोलन की यह दोनों दशाएं प्रेरणादायक होती हैं। नंबर 3 है लिंडस्ले का सक्रियता सिद्धांत, एक्टिवेशन थ्योरी ऑफ लिंडस्ले। उत्तेजना सिद्धांत का अर्थ लिंडस्ले ने सन 1951 में अपने अनुसंधान कार्यों के आधार पर स्पष्ट किया कि संवेग की स्थिति में मस्तिष्क में विद्युत तरंगों में क्या परिवर्तन आते हैं। विद्युत तरंगों को नापने के लिए उसने इलेक्ट्रॉन इनसेफेलोग्राफ ईईजी नामक यंत्र का प्रयोग किया। अपने प्रयोग में बताया कि उत्तेजना की स्थिति में प्राणी के मस्तिष्क के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में अल्फा तरंगें समाप्त हो जाती हैं तथा उनके स्थान पर चलने वाली तरंगें कॉर्टेक्स में प्रवाहित होने लगती हैं।
इस प्रकार की तरंगों का परिवर्तन उसने व्यक्ति की समस्या समाधान स्थिति में, प्रेरणा की स्थिति में तथा सांवेगिक उत्तेजना की स्थिति आदि में देखा। लिंडस्ले के अनुसार मस्तिष्क का वह भाग जहां उत्तेजना सेरेब्रल कॉर्टेक्स को जाती है अथवा अल्फा वेव का लोप हो जाता है, रेटिकुलर सिस्टम कहलाता है, जिसमें बहुत से स्नायु तंत्र होते हैं। यदि आरएस रेटिकुलर सिस्टम को काट दिया जाए तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स उत्तेजित नहीं हो सकेगा और संवेगात्मक तथा प्रेरणात्मक व्यवहार का संपादन भी नहीं हो सकेगा। यदि आरएस को सीधा उत्तेजित विद्युत प्रवाह से कर दिया जाए तो उपरोक्त क्रियाएं स्पष्ट होने लगेगी। इस व्याख्या से स्पष्ट है कि प्रेरणा की स्थिति में चाहे वह अभाव, प्रलोभन या उद्दीपक के कारण उत्पन्न हुई है, सर्वप्रथम आरएस ही उत्तेजित होता है, जो अपनी उत्तेजना सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भेजता है। वहां अल्फा वेव का लोप हो जाता है तथा दूसरी विद्युत तरंगों का निर्माण होता है, जो व्यक्ति की क्रियाशीलता का द्योतक होती है। नंबर 4 है अभिप्रेरणा का संतुलन स्थैर्य सिद्धांत, होम्योस्टेटिस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। कैप्टन ने मनोविज्ञान के शब्दकोश डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी में संतुलन स्थैर्य की परिभाषा इस प्रकार की है। प्राणी की पूर्णता के रूप में ऐसी प्रवृत्ति जिससे वह स्थिरता बनाए रखता है और यदि इसकी स्थिरता भंग होती है तो वह संतुलन प्राप्त करने का प्रयास करता है। उदाहरणार्थ, यदि एक चूहे की एड्रिनल ग्रंथि काट दी जाए तो वह सोडियम की कमी को अधिक नमक खाकर पूरा करेगा। शरीर के अंगों तथा रक्त की स्थिरता बनाए रखने की प्रवृत्ति, उदाहरणार्थ रक्त सापेक्ष रूप में कुछ पदार्थों का स्थिर स्तर बनाए रखता है, जैसे नमक, शक्कर आदि। यदि ऐसा नहीं हो पाता तो व्यक्ति बीमार हो जाता है और ऐसा रहने पर उसकी मृत्यु तक हो जाती है। कोफर तथा एप्पल ने होमोस्टैटिक्स को अपनी पुस्तक मोटिवेशन थियरी एंड रिसर्च में निम्नलिखित प्रकार माना है। नंबर 1 है एक समस्थिति, फिजियोलॉजिकल होमोस्टैटिस। ख है मनोवैज्ञानिक समस्थिति, साइकोलॉजिकल होम्योस्टैटिक्स। दैहिक समस्थिति, इसके अंदर परिवहन, लसिका तथा लिम्फेटिक तंत्रों से बनी हुई स्थिरता आती है, अर्थात रक्त में पानी, नमक, शक्कर की मात्रा तथा रक्त प्रोटीन, रक्त में कैल्शियम आदि के साथ साथ शरीर की तापक्रम स्थिरता, ऑक्सीजन की आपूर्ति आदि भी आते हैं। इसका केनन ने अपनी प्रयोगशाला में अध्ययन किया। इस प्रकार की स्थिरता क्षतिपूर्ति क्रिया के द्वारा होती है, जिसमें शरीर के अतिरिक्त आंतरिक अंग, स्नायुमंडल, अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा शरीर में अन्य वर्तमान रासायनिक तत्व होते हैं। इसी प्रकार समायोजन प्रतिक्रियाएं जैसे चोट लगने पर खून का पत्ता बनना आदि क्रियाएं भी समस्थिति बनाए रखने में सहायक होती हैं। इसी प्रकार केनन ने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि भूख, प्यास और नमक लेने की चाह भी शारीरिक समस्थिति बनाए रखने की दिशा में कार्य करती है। क्या है मनोवैज्ञानिक समस्थिति? फ्लेचर वह प्रथम मनोवैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले मनोवैज्ञानिक समस्थिति के सिद्धांत को प्रदर्शित किया। उसने आदतों, रुचियों, सामाजिक प्रेरकों, व्यक्तित्व के लक्षण तथा नशाखोरी की लत आदि को मनोवैज्ञानिक समस्थिति के अंतर्गत रखा। इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए निम्नलिखित 4 क्षेत्रों से प्रमाण उपलब्ध हैं। नंबर 1 है मनोवैज्ञानिक पद्धति, दूसरा है कार्य तथा कुशलता के अध्ययन, नंबर 3 है आकांक्षा का स्तर संबंधी अध्ययन, नंबर 4 है औपचारिक पद्धति। नंबर 5 है चालक सिद्धांत, ड्राइव थ्योरी। चालक सिद्धांत के अनुसार चालक की व्याख्या इस प्रकार की गई है। नंबर 1, चालक एक प्रकार की ऊर्जा है जो शरीर में क्रिया पैदा करती है।
दूसरा है यह अभ्यंतरिक होती है। तीसरा, यह दैहिक तंतुओं की विशेषता होती है जिसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है जो व्यक्ति को व्यवहार के लिए प्रेरित करती है। नंबर 4, यह एक सामान्य क्रिया होती है। नंबर 5, यह व्यवहार की प्रवृत्ति होती है। नंबर 6, यह उद्देश्योन्मुख होती है। आर.एस. वुडवर्थ ने सर्वप्रथम ड्राइव की संकल्पना प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि ड्राइव एक प्रकार की दैहिक ऊर्जा है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जैसे भूख, प्यास, नींद तथा काम आदि कुछ अति प्रभावशाली ड्राइव हैं जो अनेकों प्रकार के व्यवहारों के पीछे कारक रूप में विद्यमान रहते हैं। आदत और चालक में अंतर बताते हुए इन्होंने कहा, आदत में कोई एक व्यक्ति एक निश्चित दिशा में बार बार एक सही व्यवहार करता है, जबकि चालक में व्यक्ति का व्यवहार समय के अनुसार वातावरण के कारण विभिन्न दिशाओं में उद्वेलित रहता है। वुडवर्थ ने चालक का प्रयोग एक सामान्य शक्ति के रूप में किया था। चालक की संतुष्टि का अर्थ है उद्देश्यों को प्राप्त कर लेना। चालक के प्रत्यय का विकास सन 1932 में विटर ने किया। उन्होंने एक प्रत्यय दिया जिसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। इस प्रत्यय का अर्थ है कि जब कभी भी प्राणी की आंतरिक स्थिति में परिवर्तन होता है तो असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है और प्राणी संतुलन प्राप्त करना चाहता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक प्रेरणाएं प्राणी में संतुलन प्राप्त करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करती है।